जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में, जिसमें कि आज मैंने आपसे कहा था कि हम लोग सेकेंड बुक स्टार्ट करेंगे और उसमें मैंने बायोमॉलिक्यूल चैप्टर स्टार्ट किया है सबसे लास्ट से। आपको पता है कि सेकेंड बुक में कुल मिलाकर के 7 चैप्टर्स थे, जिसमें से कि 2 चैप्टर्स सिलेबस से डिलीट कर दिए गए हैं। एक सिलेबस आपका चैप्टर जो है वो पॉलीमर हटा दिया गया है, दूसरा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को हटा दिया गया है। तो ये 2 चैप्टर आपके सिलेबस से डिलीट कर दिए गए हैं। अब आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 5 चैप्टर रह गए हैं। उन 5 चैप्टर्स में भी कुछ पार्ट्स डिलीटेड हैं, ठीक है। तो बायोमॉलिक्यूल चैप्टर जो है वो मैक्रोमॉलिक्यूल की स्टडी है। मैक्रोमॉलिक्यूल्स मीन्स हमारी डेली लाइफ में हमारे बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, एक कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा आपका जो विटामिन्स और हार्मोन्स, इसके अलावा एंजाइम्स होते हैं और न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। ये जो 4-5 पॉइंट हैं यही हमारे सिलेबस में पहले इंक्लूडेड थे बायोमॉलिक्यूल में, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। लेकिन बहुत ज़्यादा डिमांड पे बच्चों के सिलेबस की, सर सिलेबस सेकेंड बुक भी स्टार्ट कर दीजिए, इस डिमांड को ध्यान में रखते हुए मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया है और हर संडे आपको इसके वीडियो अवेलेबल होते रहेंगे टॉपिक वाइज। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो टोटली क्या सिलेबस में है, कैसे पढ़ना है, किस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे फोकस नहीं करना है, इन्हीं पॉइंट्स को हम ध्यान देने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। तो बने रहिए मेरे साथ इस यूट्यूब चैनल पे और रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए, किसी भी चैप्टर की स्ट्रेटजी जब आपके दिमाग में बैठ जाएगी तो आपको पता हो जाएगा कि क्वेश्चन देख करके कि क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, क्वेश्चन क्या पूछा सकता है, ये सारा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में आपके सिलेबस में पहला पॉइंट जो है वो है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा पॉइंट है प्रोटीन, तीसरा पॉइंट है एंजाइम, चौथा पॉइंट है न्यूक्लिक एसिड और 5वां पॉइंट है विटामिन्स या वाइटामिन्स जिसको कहते हैं, ठीक है। सीबीएसई ने, आपको पता है कि इस लॉकडाउन की कंडीशन में और इस पेंडेमिक कंडीशन में कोविड-19 की वजह से सिलेबस को 30% रिड्यूस किया है और उसमें इस चैप्टर में बायोमॉलिक्यूल में कुछ पार्ट्स डिलीट हुए हैं। मैं पढ़ाते समय उन पार्ट्स को आपको बता दूंगा। जो मेजर पार्ट डिलीट हुए हैं वो मैं आपको डिस्कस कर दूं। ये जो विटामिन्स पार्ट है ये आपके सिलेबस में नहीं रह गया, तो विटामिन एंड इट्स फंक्शन, ये पूरा का पूरा टॉपिक आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, ये आपके सिलेबस में नहीं रह गया। दूसरा पार्ट जो आपका है वो है एंजाइम एंड हार्मोन, ये भी आपके चैप्टर से डिलीट कर दिया गया, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। तो मतलब ये दोनों पार्ट हमको नहीं पढ़ने हैं, एंजाइम, हार्मोन्स, विटामिन्स, ये सब नहीं पढ़ना है, ये टॉपिक खत्म हो गया। तो बचा क्या क्या हमारे सिलेबस में जो है वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। हमको इन्हीं सिर्फ 3 चैप्टर्स को, इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड करके स्ट्रेटजिक बना करके पढ़ लेना है। कुल मिलाकर 3 से 4 वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि टॉपिक हम कौन सा पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, ठीक है। तो आइए देखते हैं। जब हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, एक एक को डिटेल पढ़ते हैं, समझ लेते हैं, सिलेबस का रिव्यू देख लेते हैं, सिलेबस में है क्या, डिटेल क्या है, उसके बाद फिर हम जब चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे टॉपिक वाइज तो अपने आप सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए, कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले डिफिनीशन पढ़नी है हमको कि कार्बोहाइड्रेट की डिफिनीशन क्या है। डिफिनीशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, देखिए आप जनरली पढ़ते आए हैं कि ऐसा कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना हो वो कार्बोहाइड्रेट कहलाता है और जिसमें रेशियो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:2:1 हो। लेकिन ये डिफिनीशन सही नहीं है, सर्टिफाइड नहीं है, ये फेल हो जाती है। रियल में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। ऐसे सबस्टेंस होते हैं जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब नंबर ऑफ OH ज़्यादा होगा, या फिर एल्डिहाइड होगा, या फिर क्या होगा, कीटोन होगा। नंबर ऑफ OH होगा मतलब अल्कोहलिक ग्रुप तो होगा ही होगा, साथ साथ CHO ग्रुप या फिर कीटोनिक ग्रुप होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी। अब वो या तो सिंगल मॉलिक्यूल होंगे या तो उनकी हाइड्रोलिसिस करने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन मिलते होंगे। तो ऐसे सबस्टेंस जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मतलब कार्बोहाइड्रेट में जो फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं वो तो या तो एल्डिहाइड पाए जाते हैं या तो कीटोन पाए जाते हैं और साथ ही साथ OH ग्रुप पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट में जनरली कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं, एक तो OH ग्रुप पाया जाता है, दैट इज अल्कोहलिक ग्रुप, दूसरा CHO ग्रुप, दैट इज एल्डिहाइडिक ग्रुप, एंड थर्ड इज कीटोनिक ग्रुप। अब एल्डिहाइड और कीटोन में से कोई एक प्रेजेंट होगा। अगर एल्डिहाइड होगा तो हम ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को एल्डोज शुगर ग्रुप कहते हैं। अगर किसी कार्बोहाइड्रेट में कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको कीटोज शुगर कहते हैं। जैसे आप क्लास 5th 6th से बायो में पढ़ते चले आए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज जो होता है उसमें OH ग्रुप तो होता है लेकिन साथ ही साथ एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसीलिए ग्लूकोज को पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज शुगर कहते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज शुगर। तो ग्लूकोज जो है वो एल्डोज शुगर है क्योंकि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप आता है। आपका जो फ्रक्टोज है वो फ्रक्टोज कीटोज शुगर है क्योंकि उसको पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोज शुगर कहते हैं।
ठीक है। तो हमको पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट की डिफिनीशन पढ़नी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। अब कार्बोहाइड्रेट को जब क्लासीफाई करने जाओगे डियर स्टूडेंट्स, तो सैकराइड, एक सैकराइड वर्ड आता है। सैकराइड वर्ड का मतलब होता है स्वीट। स्वीट मतलब जो खाने में मीठा लगे वो स्वीट होता है। तो सैक्रम वर्ड जो होता है, क्लासिफिकेशन पढ़ने जाओगे तो ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट देखोगे और वो कितनी यूनिट से मिलके बना है। केवल मोनो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है कि 2 पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जुड़े हैं, कि 3 पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जुड़े हुए हैं, कि 4 जुड़े हुए हैं, कि 5 जुड़े हुए हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या कीटोन है तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोसैकराइड। अगर 2 से लेकर के, ये 2 है, अब हो सकता है इसमें 3 हो जाए, हो सकता है इसमें 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए। लेकिन अगर किसी कार्बोहाइड्रेट की हाइड्रोलिसिस करने पर 2 to 10, 2 से लेकर के 10 पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन मिलते हैं हाइड्रोलिसिस करने पर। जैसे मान लीजिए ये एल्डिहाइड है पॉलीहाइड्रोक्सी, तो यहाँ पे अगर इनकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो मोनोसैकराइड्स सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन होता है, जिसका बेस्ट एग्जांपल ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, ठीक है। दूसरा आता है ओलिगोसैकराइड। ओलिगोसैकराइड क्या है डियर स्टूडेंट्स? ओलिगोसैकराइड्स वो कहलाते हैं जिसमें कि आपका पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन तो होता ही है, लेकिन ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन होते हैं जिनकी हाइड्रोलिसिस करने पर 2 से लेकर के 10 मोनोसैकराइड मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 2 से लेकर के 10 मोनोसैकराइड मिलते हैं। तो ओलिगोसैकराइड में नंबर ऑफ मोनोसैकराइड मिनिमम कितने होंगे? 2 या फिर कितने होंगे? 10। आपके सिलेबस में जो डिटेल में ओलिगोसैकराइड है वो 3 था। देखिए वर्ड याद रखिएगा, था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सिलेबस से हट गया है, लेकिन जानना चाहिए। 3 ओलिगोसैकराइड आपके सिलेबस में डिटेल थे। एक था सुक्रोज, दूसरा था आपका माल्टोज और तीसरा था लैक्टोज। लैक्टोज आपको पता है मिल्क शुगर कहलाती है, माल्टोज आपको पता है बार्ली या जौ में पाया जाता है, और सुक्रोज के बारे में तो सभी जानते हैं, ठीक है। तो सुक्रोज देखिए कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे कोई बोले कि सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये एनसीईआरटी में मेंशन है, तो सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज ये ओलिगोसैकराइड की कैटेगरी में आते हैं। ये 2 मोनोसैकराइड्स देते हैं, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में यही 2 मोनोसैकराइड वाले 3 एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, मोनोसैकराइड तो मोनोसैकराइड मतलब सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ओलिगो मतलब 2 से लेकर के 10 तक, ठीक है। अच्छा बात है पॉलीसैकराइड। पॉलीसैकराइड जिसमें कि नंबर ऑफ मोनोसैकराइड यूनिट्स कितनी जुड़ी हों? 10 से लेकर के 100 या उससे एबव जुड़ी हों, 10 से लेकर के 100। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में पूछना चाहिए आपको कि सर ये आपने कहा कि मोनोसैकराइड है, तो ठीक है ये मोनोसैकराइड, लेकिन ये 2 मोनोसैकराइड आपस में कैसे जुड़ती हैं? है कि नहीं? भाई आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये 2 मोनोसैकराइड आपस में कैसे जुड़ते हैं। तो 2 मोनोसैकराइड जब आपस में जुड़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिएगा कार्बोहाइड्रेट में 2 मोनोसैकराइड के बीच में जो बॉन्डिंग बनती है उसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है वनडे एग्जाम में, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहाँ पाया जाता है। तो सर कार्बोहाइड्रेट्स में पाया जाता है। किस कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है सर? या तो ओलिगो में या तो पॉली में। ओलिगो में क्या होगा? 2 मोनोसैकराइड के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाएगा, तो वो क्या होगा? एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, फिर 2 वाले तीसरे से जुड़ जाएंगे, फिर चौथे जुड़ जाएंगे, लेकिन सबके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है? वो बॉन्डिंग है जो मोनोसैकराइड यूनिट्स को आपस में जोड़ करके डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड, टेट्रा, 4, तो टेट्रासैकराइड का मतलब क्या? 4 यूनिट शुगर यूनिट रहेंगी, ठीक है। अब लेकिन हमारे सिलेबस में डियर स्टूडेंट्स ये ओलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड ये सब हटा दिया गया है, ठीक है। ये जितने भी मोनोसैकराइड होते हैं ये खाने में मीठे होते हैं। ओलिगोसैकराइड आपके सिलेबस में 3 थे, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, तीनों हमारे सिलेबस से हटा दिए गए हैं, अब सिलेबस में नहीं रह गया। पॉलीसैकराइड्स जो होते हैं क्या? 10 से ज़्यादा अगर मोनोसैकराइड दे रहा है तो वो पॉलीसैकराइड कहलाता है। ओलिगो और पॉलीसैकराइड या जो भी है सैकराइड्स के बीच में जो यूनिट होती है उसे क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। अभी पॉलीसैकराइड में हमारे सिलेबस में 3 थे डियर स्टूडेंट सिलेबस में। क्या क्या था? एक था आपका स्टार्च, दूसरा था आपका आप बेसिक प्लांट में जानते हो सेलुलोज मिलता है आपको, सेलुलोज। तो सेलुलोज ग्लूकोज की पॉलीसैकराइड यूनिट होती है, तो ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, लेकिन सेलुलोज एक पॉलीसैकराइड है, ठीक है। और सबसे लास्ट जो हमारे सिलेबस में है वो है ग्लाइकोजन, जो कि एनिमल स्टार्च कहलाता है। हमारे शरीर में जो स्टार्च या फैट जमा होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। तो आपके सिलेबस में पॉलीसैकराइड में 3 थे। एक था आपका क्या? स्टार्च, दूसरा था आपका ओलिगोसैकराइड, पॉलीसैकराइड में क्या कहते हैं उसको? फ्रक्टोज, अरे सॉरी, ओलिगोसैकराइड में एक आपका, पॉलीसैकराइड में एक आपका क्या था? एक था आपका फ्रक्टोज,
फ्रक्टोज ग्लूकोज से मिलकर के बनी हुई यूनिट सेलुलोज, और एक ग्लाइकोजन जिसको कि एनिमल स्टार्च कहते हैं, और एक फ्रूट स्टार्च या आप कह सकते हैं कि प्लांट्स में पाए जाने वाले स्टार्च जिसको कि आप जनरल स्टार्च वर्ड यूज़ करते हैं। स्टार्च दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। फिलहाल हमारे सिलेबस से ये दोनों टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं, हमें ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो अब इंपॉर्टेंट कौन हो गया आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया मोनोसेकेराइड। ठीक है, तो ये हो गया। फिर अगला आता है रिड्यूसिंग शुगर, किसे कहते हैं, नॉन रिड्यूस, ये हमारे सिलेबस में है। रिड्यूसिंग शुगर डियर स्टूडेंट्स उसे कहते हैं, रिड्यूसिंग शुगर उसे कहते हैं कि जिसमें कि एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप फ्री होता है। एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप क्या होता है, फ्री होता है। तो जिसमें मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप अगर फ्री है तो वो क्या होता है, एक टॉलेंस रिएजेंट होता है और एक फेलिंग रिएजेंट होता है। टॉलेंस और फेलिंग रिएजेंट से वो रिड्यूस हो जाते हैं, तो उसे रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। और जिसमें टॉलेंस और फेलिंग रिएजेंट से रिड्यूस नहीं होंगे, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप फ्री नहीं होगा, उसे क्या बोलेंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। हमारे सिलेबस में स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, एक तो मोनोसेकेराइड, दूसरा इसकी डिफिनीशन ये इंपॉर्टेंट है, तीसरा आता है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब पढ़ने जाओगे ना डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आपको क्या देना पड़ेगा कि ग्लूकोज का प्रिपरेशन कैसे होता है, ये आपके सिलेबस में है। वह हाउ वी कैन प्रिपेयर द ग्लूकोज, ग्लूकोज को कैसे प्रिपेयर करते हैं। ग्लूकोज को स्टार्च से प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, ग्लूकोज को सुक्रोज से प्रिपेयर किया जाता है, तो सुक्रोज और स्टार्च से इसका प्रिपरेशन है। फ्रक्टोज जनरल है, फ्रूट शुगर होती है। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज सबसे इंपॉर्टेंट मेरी तरफ से नोट कर लो, इसी से क्वेश्चन आएगा पेपर में, गारंटी है बोर्ड में इसी से क्वेश्चन आना है। ये डेडली श्योर है, इसको मार्क कर लीजिए। ठीक है, केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, जैसे अब ग्लूकोज का फार्मूला सभी लोग जानते हो, C6H12O6 होता है, सभी लोग जानते होंगे, है ना। मतलब ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। अब वो 6 कार्बन स्ट्रेट लाइन में जुड़े हैं कि ब्रांचिंग में जुड़े हुए हैं, इसको कैसे प्रूफ करोगे, उसको HI के साथ रिएक्शन क्या होगा, व्हाट हैपेंस से पूछता है, व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट्स विद HI। फिर दूसरा क्वेश्चन होता है कि ग्लूकोज में कीटोनिक ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, कैसे पता करते हैं, हाइड्रोक्सिलमीन या HCN से रिएक्ट करा के साइनोहाइड्रिन बनता है। फिर ग्लूकोज को जब ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन आता है तो ब्रोमीन वाटर ऑक्सीडाइज कर देता है और वो शो करता है कि हमारा एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, CHO ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक, COOH में। एस्टिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं तो पेंटा एस्टिक एनहाइड्राइड बनता है। पेंटा का मतलब ग्लूकोज में जब ग्लूकोज को एस्टिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं तो पेंटा एसीटेट बनता है। पेंटा एसीटेट का मतलब कि 5 एस्टिक एनहाइड्राइड, पेंटा एस्टिक एनहाइड्राइड बनता है। मतलब ये हो गया कि 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमको ये पॉइंट आप मार्क कर लीजिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए बोर्ड के लिए ये पॉइंट। तो इस पर हमको ध्यान देना है, पढ़ाते समय और पढ़ते समय दोनों ध्यान रखिएगा कि हमको सबसे ज़्यादा इस पॉइंट पे फोकस करना है। ठीक है, अब आता है एनोमर्स क्या होते हैं, ये भी बहुत ही बम्पर इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी डिफिनीशन 1 नंबर की बोर्ड में पूछी जा सकती है। व्हाट आर एनोमर्स, एनोमर्स क्या होते हैं। एनोमर्स कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एनोमर्स अल्फा और बीटा स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज या अल्फा और बीटा स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज होता है। अल्फा एंड बीटा स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कि जो फर्स्ट कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है वो लेफ्ट जुड़ा है कि राइट जुड़ा हुआ है। लेफ्ट और राइट होने के बेसिस पे हम एनोमर्स स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं। अब वो एनोमर स्ट्रक्चर अल्फा या बीटा हो सकते हैं। अब देखिए, जब हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक आता है रिंग स्ट्रक्चर। रिंग स्ट्रक्चर को बोलते हैं हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये देखिए टॉपिक लिखा हुआ है हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है पायरानोज स्ट्रक्चर, 6 मेंबर्ड होता है। पायरानोज मतलब 6 मेंबर्ड, पायरॉन से डिराइव होता है। और जो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर होता है डियर स्टूडेंट्स, वो होता है फ्यूरानोज। क्या होता है, फ्यूरानोज स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि 5 मेंबर्ड रिंग से डिराइव होता है। तो फ्रक्टोज रिंग जो होती है वो 5 मेंबर्ड रिंग से डिराइव होती है और जो ग्लूकोज होता है वो 6 मेंबर्ड रिंग से डिराइव होता है। तो हमको ये भी पॉइंट बहुत ध्यान रखना है, इससे भी एक क्वेश्चन बनते हैं। जब क्वेश्चन टफ पूछना होगा तो वो आपको यहाँ से पूछेगा, आसान पूछना होगा तो यहाँ से पूछेगा। अब ये डिपेंड करता है वो कहाँ से पूछना चाहता है। जब सिलेबस रिड्यूस किया है तो क्वेश्चन आसान नहीं पूछेगा, क्वेश्चन टफ ही पूछेगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है और यहाँ पे ध्यान देना है कि एनोमर्स क्या होते हैं, वाटर एनोमर्स। दूसरा हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, दैट इज ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हेक्सा मेंबर्ड होता है, दैट इज पायरानोज, पायरॉन डेरिवेटिव होता है। और पायरॉन का मतलब ये होता है डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा दूं। पायरॉन रिंग ऐसे होती है, ये होती है पायरॉन रिंग, ठीक। और जो फ्यूरॉन रिंग होती है वो कुछ ऐसे होती है,
ये होती है फ्यूरॉन रिंग। तो पायरानोज हेक्सा मेंबर्ड होती है, तो पायरानोज स्ट्रक्चर आप ग्लूकोज पढ़ना है, और फ्यूरानोज स्ट्रक्चर, ये पायरानोज और फ्यूरानोज स्ट्रक्चर जो है यही हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कहलाता है। बहुत ही बम्पर इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला है डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, तो हमें इसके बारे में पढ़ना ही नहीं है। तो आपके लिए कार्बोहाइड्रेट टॉपिक में कार्बोहाइड्रेट की डिफिनीशन, उसका क्लासिफिकेशन, उसमें मोनोसैकेराइड, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ग्लूकोज का प्रिपरेशन, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का केमिकल रिएक्शन, फ्रक्टोज का तो केमिकल रिएक्शन नहीं है सिलेबस में, ग्लूकोज का है, और वो भी इतने केमिकल रिएक्शन जितने मैंने लिखे हैं, और इनमें से एक आएगा, ये गारंटी है, 101% आएगा, ठीक है। तो जब पढ़ाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। और हावर्थ स्ट्रक्चर और पायरानोज रिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। तो कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक खत्म हो गया, कोई प्रॉब्लम, क्लियर है। चलिए दूसरा है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है डियर स्टूडेंट? प्रोटीन को अगर हम ध्यान से देखें तो प्रोटीन हमारे सिलेबस में पहले इंक्लूड था और अभी भी इंक्लूड है, प्रोटीन को नहीं हटाया गया। प्रोटीन में क्या पढ़ना है हमको डियर स्टूडेंट्स? प्रोटीन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ा। सबको पता है कि ये प्रोटीन्स होती है वो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। क्या होती है? पॉलीपेप्टाइड चेन होती है किसकी? अमाइनो एसिड की। अमाइनो एसिड्स हमारे सिलेबस शरीर में पाए जाते हैं, एक तो एसेंशियल होता है, एक नॉन एसेंशियल होता है। जो हमारी बॉडी खुद बना रही है वो नॉन एसेंशियल है, और जो हमको सोर्स ऑफ बाहर से लेना पड़ता है वो एसेंशियल अमाइनो एसिड है। तो अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? जिसमें कि NH2 और COOH ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं? एक तो अमाइनो एसिड से क्वेश्चन पूछता है। अमाइनो एसिड से एक क्वेश्चन सबसे बम्पर, ये हर साल बोर्ड में पूछा जाता है लगभग, पेप्टाइड लिंकेज क्या है? ये पेप्टाइड लिंकेज, जैसे वहाँ याद करिए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बताया था, वैसे ही प्रोटीन में क्या पाया जाता है? पेप्टाइड लिंकेज। क्या पाता है? पेप्टाइड लिंकेज। तो पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है? दो अमाइनो एसिड के बीच में जो लिंकेज लगता है, उसी लिंकेज को, दो बॉन्डिंग होती है, उसी को क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, ये पढ़ना है सिलेबस में। उसके बाद ज्यूटर आयन क्या होता है? ज्यूटर आयन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ज्यूटर आयन कुछ नहीं है, एक एसिडिक और बेसिक पार्ट दोनों क्रिएट करता हुआ, क्योंकि उसमें NH2 और COOH ग्रुप, NH2 एक बेसिक पार्ट है और COOH एक एसिडिक पार्ट है, तो एसिडिक और बेसिक दोनों पार्ट पाए जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है ज्यूटर आयन, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। दो क्वेश्चन हो गए। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, एक फाइब्रस और एक ग्लोबुलर प्रोटीन, दो टाइप की प्रोटीन होती है, इनका क्लासिफिकेशन हो गया। अब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए प्रोटीन को अगर स्ट्रक्चरल बेसिस पे देखा जाए तो प्रोटीन 4 स्ट्रक्चर में डिफाइंड है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी और क्वाटरनरी। लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो दो है, एक अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड सीट। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दो पार्ट होते हैं, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर। ये दोनों ही बहुत ही बम्पर इंपॉर्टेंट है, तो इस पर फोकस करिएगा, बहुत ही बम्पर है, ठीक है। अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर, ये दोनों ध्यान देना आपको। तो प्रोटीन टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है? प्रोटीन्स आर द पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, ज्यूटर आयन, दो तो ये इंपॉर्टेंट हो गए, इस पर फोकस कर देना हमको, जब पढ़ाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, परेशान मत होइए। दूसरा क्लासिफिकेशन पे फोकस कर देना है, और जब स्ट्रक्चर पढ़ना है तो स्ट्रक्चर में सिर्फ ये दो स्ट्रक्चर फोकस करना है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड। आराम से याद करा दूंगा, ये गारंटी लेता हूँ आपको। बस आप मेरे साथ बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे, और मेरे संडे क्लास लेते रहिए इसकी, आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। चैप्टर ऐसे उड़ जाएगा कि आपको सब लगे रट्टा मारा हुआ, एकदम सब याद है सब कुछ। और सबसे लास्ट में है डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का बेस्ट एग्जाम्पल, जब आप अंडा खाते हैं, एग, तो एग में आप देखते हैं, एग को जब उबालते हैं तो वो लिक्विड से येलो पार्ट क्या होता है? सॉलिडिफाई हो जाता है। वो जो सॉलिडिफाई होता है वो क्या है? डी नेचुरेशन है। तो डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो डी यहाँ इस चैप्टर में प्रोटीन टॉपिक में आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पेप्टाइड लिंकेज, ज्यूटर आयन, फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड सीट, और डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ये याद रखिएगा। एंजाइम आपके सिलेबस से हट ही गया, बचा लास्ट न्यूक्लिक एसिड। आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी में जो बायोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो दो होते हैं, DNA और RNA। सबको पता है DNA और RNA, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और RNA में राइबो न्यूक्लिक एसिड, सबको पता है। तो DNA RNA का डिटेल स्ट्रक्चर हमको पढ़ना है, वाटसन और क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। अब यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है, जो शॉर्ट नोट पूछा जाता है, न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है। और जैसे फिर वही बात कहूँगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में जो बॉन्डिंग का मोड था ग्लाइकोसिडिक था, यहाँ पे बॉन्डिंग का मोड पेप्टाइड था, वैसे ही न्यूक्लियोसाइड क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ये एक न्यूक्लियोटाइड है।
दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये है। तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जो जुड़ता है, वो जो बॉन्डिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? फास्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? फास्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग कहते हैं। कोई भी डीएनए हो चाहे आरएनए हो, तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। उसकी जो बेसिक यूनिट होती है वो न्यूक्लियोटाइड कहलाती है। अब वो डीएनए का है तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, अगर आरएनए का है तो राइबोन्यूक्लियोटाइड कहलाता है। डिटेल स्ट्रक्चर बना के समझाऊंगा आपको, परेशान मत होइए। लेकिन अगर फास्फोडाइएस्टर लिंकेज की बात करें तो अगर आपसे कहूं कि डीएनए कितने चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक यूनिट बताइए। राइबोन्यूक्लियोटाइड या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से मिलकर होती है। तो तीन चीज़ों से मिलकर बनी, या तो पेंटोज शुगर, एक पेंटोज शुगर, आर्थोफॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस डीएनए आरएनए में दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका पिरिमिडीन बेस और एक होता है प्यूरिन बेस। ठीक है, पिरिमिडीन बेस और प्यूरिन बेस। प्यूरिन बेस में दो होते हैं, एडेनिन और गुआनिन, और जो पिरिमिडीन बेस होते हैं वो साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल होते हैं। क्या क्या होते हैं? साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। तो हमको केवल जो इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, फास्फोडाइएस्टर लिंकेज क्या है, और बाकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मैं इसके बारे में आपको पढ़ा दूंगा। तो मुझे लगता है कि बायोमॉलिक्यूल चैप्टर की जो डिटेल एक कॉन्सेप्ट होगा वो आपके दिमाग में बैठ गया होगा। हमें कहाँ फोकस करना है, कहाँ नहीं फोकस करना है, ये क्लियर हो गया होगा। तो अभी इस मंथ में 2 संडे है, मैं मैक्सिमम 3 संडे के या 4 संडे में पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा डियर स्टूडेंट्स। ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि अब ये संडे क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं तो अब रुकेंगी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको संडे क्लासेस मिलेंगी। 16 तारीख को मेरा क्योंकि एग्ज़ाम है तो ये वीडियो मैं तो पिछले संडे को ही बना लिया था, लेकिन 16 तारीख को मॉर्निंग में अपलोड करना चाह रहा था, लेकिन इवनिंग तक अपलोड करूँगा इसको, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। 16 तारीख को मेरा पेपर था, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको हर संडे मेरे वीडियो लेक्चर मिलते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो डियर स्टूडेंट्स। एक बार रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो कैसा लगा, कॉन्सेप्ट क्या क्लियरेंस हुआ, ये आपको ध्यान रखना है, बता दीजिएगा मुझे। ठीक है, क्या क्या नहीं है सिलेबस में, ये क्लियर हो चुका है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो डियर स्टूडेंट्स।